जी मेरे शहजादे। क्या मैं उनके साथ खेल सकता हूँ वालिदा? अनकरीब आप अपने भाई से मिलेंगे इंशाल्लाह। जरूर खेलेंगे, लेकिन आपको इंतजार करना होगा शहजादे। कहीं वो भी मुझे अहमद भाई की तरह छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे ना? वालिदा, क्या मेरे बाबा के और भी भाई हैं? अलाउद्दीन चाचा थे उनके भाई। क्या हुआ उन्हें? वो फौत हो गए और इस वक्त वो जन्नत में हैं। सब शहजादे फौत क्यों हो जाते हैं वालिदा? एंदरून में भी एक बच्चे ने मुझे बताया था कि शहजादे ज्यादा जिंदा नहीं रहते। क्या ये सच है? क्या शहजादों का मरना जरूरी है गुलशा खातून? Hasan! Beyim!
Allahu Ekber. Hasan! 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 Aşağı!
Konstantiniye. Konstantiniye. Sultan Mehmet Şah Alem Pera. Mara Hatun. Senin gibi. Rüzgar. मगर अपने भाई अमीन का कत्ल हमेशा इसके दिल में खटकता रहा और जब भी ताहिर इसके सामने जाता तो उसे अपना मकतूल भाई याद आ जाता और उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता। ताहिर को भी किसी तरह खलीफा की अंदरूनी कैफियत का इल्म हो गया, इसलिए मुनासिब यही समझा कि दार अल खिलाफा से कहीं दूर चला जाए।
चुनांचे वज़ीर आज़म अहमद बिन इब्बी खालिद से दरख्वास्त की कि उसे बगदाद से बाहर किसी सूबा की अमारत के लिए भेज दिया जाए। हसन इत्तेफाक से उन्हीं दिनों खरासान से खबर आई कि अब्द अर्रहमान नामी एक सरदार खारजियों से लड़ने के लिए फ़ौज जमा कर रहा है। मामून को खदशा लाहिक हुआ कि ये इज्तिमा कोई फितना ना बर्पा कर दे, इसलिए चाहा कि किसी ताकतवर आदमी को वहाँ का हाकिम मुकर्रर करे। अहमद बिन इब्बी खालिद ने ये सुनकर ताहिर को खरासान का वाली तैनात कर दिया। ताहिर खरासान का मुस्तकिल हुक्मरान बन गया। सिर्फ सालाना खराज दारुल खिलाफा को भेजता और खुतबे में खलीफा का नाम लेता था। बाकी तमाम उमूर में खुद मुख्तार था। इस तरह खरासान में ताहिरिये हुकूमत की बुनियाद पड़ी। रवायत है कि एक दफ़ा ताहिर ने खुतबे में खलीफा का नाम हज़फ कर दिया। मामून का जासूसी निज़ाम इतना मुकम्मल और मुनज़्ज़म था कि फ़ौरन बगदाद में इसकी इत्तिला पहुँच गई। खलीफा ने वज़ीर आज़म अहमद बिन खालिद को हुक्म दिया कि तुम्हारी सिफारिश पर उसकी तकर्रुरी हुई थी, अगर जान की खैर चाहते हो तो फ़ौरन हाजिर करो। लेकिन दूसरे ही दिन इसके इंतकाल की खबर आ गई और अहमद इताब से बच गया। ताहिर के बाद इसका बेटा अब्दुल्ला हाकिम खरासान बना। उसने मर्द की बजाय नीशापुर को दारुल खिलाफा करार दिया और अपनी सल्तनत की हुदूद को हिंदुस्तान तक वसी किया। इसके बाद ताहिर सानी हाकिम खरासान बना। ये दौलत ताहिरिये का आखिरी हुक्मरान था। इसको यकूब बन लैस सफारी ने 972 में शिकस्त देकर खरासान को अपनी तहवील में ले लिया। दौलत ताहिरिये का क़याम बनी अब्बास की अजीम सल्तनत में इंतशार की तरफ ईरान में पहला कदम था। इस दौलत के क़याम ने और बहादुरों को बैरूनी हुकूमत से आज़ादी हासिल करने के लिए शमा हिदायत का काम दिया और जूं मौका मिलता गया मरकज़ से क़त ताल्लुक़ करके आज़ाद व खुद मुख्तार रियासतें कायम करने लगे। दौलत ताहिरिये की तारीख़ में अहमियत अल ताहिर की हुकूमत खालिस ईरानी थी। इसके अहद के हुक्मरानों ने फ़ारसी ज़बान व अदब की तरफ ख़ास तवज्जो दी, इसलिए बुखारा और नीशापुर इल्म व अदब के मरकज़ बन गए। इस अहद में पहली मर्तबा शोरा ने अपनी मुल्की ज़बान फ़ारसी में शेर कहने शुरू किए और इस अहद का मशहूर शायर हिंज़िल्लाबाद ग़सफ़ फ़ारसी ज़बान का वो पहला शायर है जिसने अपना दीवान मुरत्तब किया। दौलत सफ़ारिये 867.903 खलीफा अलमतवक्कल के अहद में सिस्तान में साले बन नसर एक शख्स था जो लोगों को दीनी दर्स दिया करते थे। इस दर्स में अक्सर नौजवान शरीक होते थे। साले ने नौजवानों की एक फ़ौज भी मुनज़्ज़म की थी जिसने ख़वारिज को शिकस्त दी जो आए दिन सिस्तान में फितना बर्पा करते रहते थे। यकूब बिन लैस भी साले का मुरीद था। यकूब ज़ात का ठठीरह था, लेकिन इसने पेशे को तर्क करके साले को फ़ौजी जमात मुनज़्ज़म करने में मदद दी। चुनांचे इसे सिस्तान की इस फ़ौज का जर्नैल बना दिया गया। साले की वफ़ात के बाद अहल सिस्तान ने यकूब को ही अपना मीर मुंतखब कर लिया। यकूब के जब कदरे पाँव जमे तो उसने 867 में हरात का रुख किया और इसे फ़तह कर लिया। फिर किरमान और फ़ारिस के इलाके फ़तह करके एक वसी सल्तनत का हुक्मरान गया। इस तरह ख़ानदान सफ़ारिये की आज़ाद हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गया। ख़ानदान सफ़ारिये की हुकूमत अगरचे कम मुद्दत के लिए कायम हुई, लेकिन यह खालिस ईरानी हुकूमत थी जो खलीफा की हुकूमत से बिल्कुल आज़ाद थी। इसलिए ईरानियों के दिल में उसकी बड़ी कदर व मंजिलत थी। ये हुकूमत कुछ इसलिए भी ईरानियों को अजीज़ थी कि ये रुस्तम के वतन सिस्तान में कायम हुई थी। ख़ानदान ताहिरिये का हुक्मरान यकूब की यलगारों का मंजर खामोशी से देखता रहा। इसके अपने इलाके भी छीन लिए गए, लेकिन इसने फिर भी जुम्बिश तक न की। चुनांचे यकूब ने खरासान पर हमला करके ताहिरी अहद का खात्मा कर दिया। फिर तबरस्तान की तरफ बढ़कर हसन बिन ज़ैद को शिकस्त देकर अहद उल्विया का भी खात्मा कर दिया। यकूब अब तकरीबन निस्फ ईरान पर मुसल्लत हो चुका था। फतूहात के नशे में सरशार होकर इसने 876 में ये इरादा किया कि खलीफा से भी दो हाथ करके अरबों का तसल्लुत भी ख़त्म कर दे। चुनांचे सबसे पहले इसने खलीफा मोतमिद से सूबा फ़ारिस की हुकूमत मांगी। खलीफा ने न सिर्फ ये कि फ़ारिस की हुकूमत इसके सुपुर्द करने से इनकार किया, बल्कि खरासान की हुकूमत भी इससे ले ली। यकूब ने हालात बिगड़ते देखे तो सीधा बगदाद की तरफ बढ़ा।
दारुल-खिलाफा के करीब खलीफा की फौज के साथ मुकाबला हुआ, लेकिन शिकस्त खाई इस पर भी इसके हौसले पस्त न हुए और वापस आकर नया लश्कर फराहम करने में मशगूल हो गया। 879 में खलीफा ने खैर सिगाली के लिए अपना सफ़ीर यकूब के पास भेजा। जब ये सफ़ीर पहुंचा तो यकूब इस वक्त साहिब फिराश था। उसे खाना पेश किया जा रहा था जिसमें सिर्फ एक रोटी और एक प्याज था। इसी हालत में यकूब खलीफा के सफ़ीर से मिला और खलीफा को के भेजा कि अगर मैं जिंदा रहा तो हमारा फैसला तलवार करेगी, अगर मुझे फतह हुई तो जिस तरह मैं चाहूँगा वैसा ही होगा, और अगर तुम्हें फतह हुई तो मेरे लिए ये प्याज और रोटी का टुकड़ा तो है ही। जो शख्स इस किस्म की ग़िज़ा पर मुतमईन हो सकता है, इस पर तुम फतह नहीं पा सकते। लेकिन यकूब का जिंदगी ने साथ न दिया। जूँ ही सफ़ीर खलीफा के पास पहुंचा, यकूब चल बसा। सीरत यकूब बन लैस दोस्त नवाजी, सखावत और सादा जिंदगी बसर करने में अपना सानी न रखता था। उन्हें सिफात में इसकी कामयाबी का राज था। इसके पास जो कुछ होता था अपने दोस्तों को खुला पला देता था। खुद तकलीफ उठाकर दोस्तों को राहत पहुंचाने का शौक रखता था, इसलिए इसको अपने जानिसारों की जमीयत फराहम करने में कोई दिक्कत पेश न आई। उसने अपने लड़कपन के दोस्तों को अपनी बादशाहत के वक्त मुतलक फरामोश नहीं किया और सबको आला मदारिज पर पहुंचाया। बादशाहत की हालत में भी वो एक मामूली सिपाही के लिबास में नजर आता। मामूली सिपाहियों की तरह ज़मीन पर सोने और खंदक खोदने से इसको आर न था। इसके खैमे और एक मामूली सिपाही के खैमे में फ़र्क न होता था। इसको अयाशी व बदचलनी से सख्त नफ़रत थी। इस्तिक़लाल व अज़मी इसके हर एक काम और हर एक बात से टपकती थी। आखिरकार ईरान के बहुत बड़े हिस्से का मुतलक अलनान फरमानवा बन गया था और बगदाद का दरबार खिलाफत इसके इस्तिसाल पर कादिर न हो सका। उमरो बिन लैस यकूब बिन लैस की वफ़ात के बाद इसका भाई उमरो बिन लैस तख्त पर बैठा और उसने अपनी हुदूद सल्तनत को और भी वसी किया। उमरो बिन लैस में अगरचे अपने भाई की निस्बत अक्ल व दानाई ज़्यादा बयान की जाती है, मगर वो उन सिपाहियाना अखलाक और सादा ज़िंदगी बसर करने में अपने भाई से कमतर था। खलीफा मोतमिद के भाई मुवफ़्फ़िक़ ने एक मर्तबा उसको शिकस्त दी, मगर उसने जल्द ही अपनी हालत को फिर दुरुस्त कर लिया और दरबार खिलाफत के लिए वबाल जान बन गया। आखिर खलीफा ने मावराल नहर के हाकिम इस्माइल सामानी को उमरो बिन लैस के मुकाबला पर आमादा किया। उमरो बिन लैस 70,000 सवार लेकर इस्माइल सामानी के मुकाबले पर आमादा हुआ और दरियाए जीहवी को उबूर किया। इस्माइल सामानी सिर्फ 20,000 सवारों के साथ मुकाबला पर आया। ऐन मरका जंग के वक्त उमरो बिन लैस का घोड़ा अपने सवार की मंशा के खिलाफ इसे इस्माइल सामानी के लश्कर में ले गया और वहां बड़ी आसानी से गिरफ्तार कर लिया गया। सैदराचू अजल आयद सुए सयाद रोद इस्माइल सामानी ने उमरो को गिरफ्तार करके बगदाद भेज दिया और इस तरह दौलत सफारिये की अज़मत और शौकत का करीबन खात्मा हो गया। यकूब और उमरो में सबसे बड़ा फ़र्क ये था कि यकूब एक सोबतकिश और सूखी रोटियां चबाकर गुजारा करने वाला सिपाही था और उमरो एक शान व शौकत और सामान ऐश के साथ बिसर करने वाला बादशाह था। इस जगह एक लतीफ़ा नकल करना दिलचस्पी से खाली ना होगा। जिस रोज़ उमरो गिरफ्तार हुआ, इस रोज़ सुबह के वक्त उसके बावर्ची ने अर्ज़ किया कि बावर्ची खाने का सामान उठाने के लिए 300 ऊँट नाकाफ़ी हैं, इसलिए बार बर्दारी के लिए कुछ और ऊँट दिए जाएं। इसी शाम को जब उमरो बिन लैस गिरफ्तार हो चुका था, उसने अपने बावर्ची से जो उसके साथ कैद खाना में मौजूद था भूख की शिकायत की। बावर्ची ने हांडी में थोड़ा सा दलिया और पानी डालकर पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया, क्योंकि इसके सिवा और कोई चीज़ मौजूद न थी। बावर्ची ने जब हांडी चूल्हे से उतार कर रखी और किसी ज़रूरत से दूसरी तरफ मुतवज्जे हुआ कि इतने में एक कुत्ता आया और हांडी को उठाकर चल दिया। उमरो ने जब कुत्ते को हांडी ले जाते हुए देखा तो अपने बावर्ची को आवाज़ देकर कहा कि सुबह तो शिकायत कर रहा था कि बावर्ची खाना का सामान उठाकर ले चलने के लिए 300 ऊँट नाकाफ़ी है। अब देख ले, ये एक कुत्ता मेरा सारा बावर्ची खाना उठाए हुए ले जा रहा है। उमरो बिन लैस के बाद इसकी औलाद ने चंद साल तक इलाका सिस्तान के महदूद रकबा में अपनी बराए नाम हुकूमत कायम रखी। यकूब बिन लैस का नवासा जिसका नाम खलफ था,
محمود غزنوی کے زمانہ تک سیستان میں برسر حکومت رہا۔ خلف کے بیٹے نے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ خلف نے خود کو بیٹے کے مقابلے میں کمزور دیکھ کر اس کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ باشندگان سیستان نے سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں خلف کے خلاف شکایت کی عرضیاں بھیجیں اور لکھا کہ اب ہم کو خلف کے مظالم سے نجات دلاؤ۔ جب محمود نے چڑھائی کی اور خلف نے مقابلہ کی تاب نہ لا کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر رکاب کو بوسہ دیا اور اپنی داڑھی سلطان کے پاؤں سے مل کر کہا کہ سلطان مجھے معاف کر دے۔ محمود کو خلف کی زبان سے سلطان کا لفظ پسند آیا اور اپنا لقب قرار دیا۔ خلف کو سزا دینے کی بجائے اپنے ہمراہ غزنی لے گیا، جہاں 4 سال بعد فوت ہوا اور اس کے بعد دولت صفاریہ کا خاتم ہو گیا۔ عہد صفاریہ میں فارسی علم و ادب عہد صفاری میں فارسی علم و ادب کو عہد طاہریہ کے مقابلے میں زیادہ ترقی ہوئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عہد صفاریہ کا بانی یعقوب سیستان میں پیدا ہوا، جو ایرانی داستانوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یعقوب عربی زبان سے نابلد تھا، اس لیے شعراء نے عربی زبان کی بجائے فارسی زبان میں اس کے قصائد کہنے شروع کیے۔ چنانچہ اس عہد کے شاعروں اور ادیبوں نے فارسی زبان کی طرف توجہ کی۔ السامان کا مورث اعلیٰ ایک شخص تھا جو اپنے آپ کو بہرام چوبین کی نسل سے بتاتا تھا۔ سامان بلخ کے رؤسا میں سے تھا، لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ وہ ترک وطن پر مجبور ہو گیا۔ اسد بن عبداللہ حاکم خراسان نے خلیفہ مہدی کے زمانے میں پشت پناہی کی۔ سامان دین زرتشتی کا پیرو تھا، لیکن اسد بن عبداللہ کا اس قدر شکر گزار تھا کہ نہ صرف یہ کہ اسد کی تلقین پر وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، بلکہ اپنے ایک بیٹے کا نام اس کے نام پر اسد رکھا۔ سامان کے 4 بیٹے تھے، یہ چاروں ہارون الرشید کی ملازمت میں تھے۔ انہوں نے بغاوتوں کو فروغ کرنے میں بہت نمایاں خدمات انجام دی تھیں۔ مامون الرشید کا سامان اور اس کی اولادہ پر مہربان ہونا کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ چنانچہ مامون نے ان 4 بھائیوں کو خدمات کے صلے میں علی الترتیب انہیں سمرقند، فرغانہ، شاش اور ہرات کی حکومت دے دی۔ ان بھائیوں میں احمد سب سے زیادہ کامیاب رہا۔ جب اس کا بھائی نو فوت ہوا تو اس نے سمرقند اور کاشغر کے علاقے بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیے، لیکن کچھ عرصہ بعد حکومت کو اپنے بیٹے کے سپرد کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ نصر تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی اسماعیل کو بخارا کی حکومت دے دی تھی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں دونوں بھائیوں کے درمیان لڑائی چھڑ گئی، جس میں اسماعیل کو فتح ہوئی اور نصر اسیر ہو گیا، لیکن اسماعیل نے برادرانہ شفقت سے کام لے کر نصر کو آزاد کر دیا اور اس کی حکومت پھر اس کو دے دی۔ نصر نے 892 کو وفات پائی تو سمرقند کا صوبہ اسماعیل کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ عہد سامانیہ کی مستقل حکومت اسماعیل ہی سے شروع ہوتی ہے۔ اسماعیل نے جب 907 میں صفاریہ حکومت کو ختم کیا تو خلیفہ بغداد نے اسماعیل کی خدمات کے صلے میں خراسان، ترکستان